हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आप सभी को आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल उन्नति एकेडमी में एक बार फिर से दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर स्वागत करता हूं और आप सभी को दुर्गा दुर्गा पूजा के इस अवसर पर ढेर सारे शुभकामनाएं। और इसी दुर्गा पूजा के अवसर पर जो है हम लोग जो है ये केमिकल काइनेटिक यानी रासायनिक बल गतिकी के जो चैप्टर्स है इसमें हम लोगों ने लगभग यानी कि 14 यानी 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। और आज हम लोग जो है दुर्गा पूजा के सेकेंड जो पूजा है उसमें हम लोग जो है करेंगे यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से यही यानी कि गुजारिश करता हूं कि आप सभी को देवी माँ की कृपा से ढेर सारे यानी कि ऊर्जा मिले ताकि आप सभी जो है अपने तैयारी को अव्वल रूप से तैयारी कर पाए। और इसी बात को कहते हुए हम लोग जो है यानी कि अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं कि 15वां क्वेश्चन जो है कहता है कि nवें कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक को आधा विघटित होने में लगा समय व्युत्क्रमानुपात परमाणुपात। जो nवें कोटि की अभिक्रिया चाहे किसी भी कोटि की अभिक्रिया हो उसके लिए एक फॉर्मूला ही होता है। जो nवें कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक को आधा विघटित होने में जो लगा समय, आधा यानी कि आधा होने में जो समय होता आधा होने में जो समय लगता है उसे तो वैसे अर्धजीवन काल कहते हैं। तो nवें कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धजीवन काल होता है वो फॉर्मूला ही होता है कि टी हाफ बराबर होता है टी हाफ और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी कि 1/a के पावर n-1 1/a की पावर। और ये यहाँ पे क्या है, ये सांद्रण, ये क्या है सांद्रण। तो कहने का मतलब ये है कि nवें कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक को आधा विघटित होने में जो लगा समय जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वो क्या होता है a के पावर n-1 के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात ये जो है यहाँ पे सांद्रण है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि अभिक्रिया के दर के बारे में कौन सा कथन, अभिक्रिया के दर के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है यानी कि गलत कौन सा। जो अभिक्रिया के दर जो होते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कहते हैं, जो अभिक्रिया के जो दर होते हैं वो अभिकारक के सांद्रण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली अर्थात उसके समानुपाती होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उसके जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टेड ए से प्रोडक्ट पी बन रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया के दर जो होगा ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के सांद्रण क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो रासायनिक अभिक्रिया के दर जो है वो रासायनिक अभिक्रिया, पहला ऑप्शन है कि इसकी प्रयोगात्मक विधि से यानी कि गणना करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो दर होता है, अब रासायनिक अभिक्रिया के दर जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग जो जानते हैं वो क्या होता है, R बराबर K इंटू और A एक सांद्रण है और सांद्रण के पावर होता है, सांद्रण के पावर हम लोग मान लेते हैं x/y। ये रासायनिक अभिक्रिया के दर जो है उसके सांद्रण पर निर्भर करता है और ये जो वैल्यू होता है रासायनिक अभिक्रिया के, जैसे स्टोइकियोमेट्री मान ले यहाँ पे अगर 2 होता तो रासायनिक अभिक्रिया के दर जो है उसके स्टोइकियोमेट्री पर निर्भर नहीं करता। अर्थात हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके समीकरण से देख के नहीं बता सकते हैं कि वो किस कोटि की अभिक्रिया है और उसकी दर क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दर के बारे में कौन सा कथन सही, तो रासायनिक अभिक्रिया के दर जो है एक प्रयोगात्मक विधि से गणना करते हैं, हमारी ये बात जो है ये सही है। उसके बाद कह रहा है दर नियम संबंध में सांद्रता की शक्तियां का योग होता है। दर नियम संबंध में जो सांद्रता की दर नियम संबंध में जो है सांद्रता की शक्तियां पावर होता है, यहाँ पे पावर की योग है। हाँ ये भी बात सही है। अभिक्रिया के दर भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। जो अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया के दर यानी कि भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, यही जो है अभिक्रिया, ये भी बात सही है कि अभिक्रिया के दर कभी भिन्नात्मक नहीं होगा। और अभिक्रिया के दर और स्टोइकियोमेट्रिक में कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। अभिक्रिया के दर और स्टोइकियोमेट्री में कहा कि इसकी प्रयोगात्मक विधि से गणना करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कह कि दर नियम संबंध में सांद्रता की शक्तियां का, दर नियम संबंध में सांद्रता की शक्तियां का योग होता है। दर नियम संबंध में जो सांद्रता की शक्तियां का योग है और अभिक्रिया की दर भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। अभिक्रिया की दर जो है वो भिन्नात्मक यानी कह रहा है कि अभिक्रिया की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। हाँ अभिक्रिया की दर भिन्नात्मक क्यों नहीं हो सकती, अभिक्रिया की भिन्नात्मक हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ ये प्रयोगात्मक विधि से गणना करता, हाँ ये बात सही है। उसके बाद दर नियम संबंध में सांद्रता की शक्तियां का योग है ये। उसके बाद अभिक्रिया सी नंबर, अभिक्रिया के दर भिन्नात्मक नहीं हो सकते, अभिक्रिया के दर जो भिन्नात्मक नहीं हो सकते हैं।
ये बात जो है यानी कि गलत है। दर नियम संबंध सांद्रता का ये सूचना योग होता है और अभिक्रिया की दर भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। अभिक्रिया दर और स्टोइकियोमेट्री में कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। अभिक्रिया के दर और स्टोइकियोमेट्री, अभिक्रिया के दर और स्टोइकियोमेट्री में कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। हाँ, ये जो है ये संबंध होना आवश्यक नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन जो जरूरी नहीं है कि संबंध होना आवश्यक नहीं है। संबंध यानी कि अभिक्रिया के दर और स्टोइकियोमेट्री में कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है, यानी कि ये भी बात क्या है, यानी कि सही है, क्योंकि अभिक्रिया के दर में क्या होता है, दर नियम में यानी कि उसके स्टोइकियोमेट्री पर दर का नियम क्या होता है, उसके सांद्रण पर निर्भर करता है, उसके सांद्रण पर निर्भर करता है। इस हिसाब से देखा जाए इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि गलत इसमें आवश्यकता कौन है, इसमें जो सही आंसर होगा अभिक्रिया की दर भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। अभिक्रिया की दर जो है भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, और अगर अभिक्रिया दर और स्टोइकियोमेट्री में कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि आवश्यक नहीं, संबंध हो भी सकता है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी का क्या होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करें। निम्नलिखित 17 नंबर क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया की कोटि, निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के कोटि के लिए गलत, निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के लिए कोटि के लिए गलत, अभिक्रिया के कोटि। अच्छा, अभिक्रिया के कोटि सबसे पहले जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया कोटि को हम लोग जो इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अर्थात हम लोग इसको बोलते हैं यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, दर नियम में। दर नियम क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जो दर होता है अभिकारक के साधारण समानुपाती होता है। अर्थात अगर मान चले हम कोई अभिक्रिया, कोई रिएक्टेंट बन रहा है, अगर प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे दर नियम R जो है वो हो जाता है समानुपाती हो जाता है किसके सांद्रण के, R की किसके सांद्रण के समानुपाती हो जाता है। अर्थात यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू यानी कि R के पावर यानी कि R के पावर यानी कि x प्लस वाई यहाँ पे देखा जाए तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया कोटि के लिए गलत। अभिक्रिया कोटि हमेशा एक पूर्ण संख्या या भिन्नांक है, यानी कि अभिक्रिया के कोटि जो है हमेशा तो एक पूर्ण संख्या या भिन्नांक में नहीं हो सकता। अभिक्रिया कोटि कभी पूर्ण संख्या में होगा या कभी क्या होगा, भिन्न में भी होगा। तो अभिक्रिया कोटि भिन्नात्मक भी होता है और अभिक्रिया कोटि पूर्ण संख्या में भी होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो अभिक्रिया कोटि जो हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक में हमेशा नहीं हो सकता। अभिक्रिया कोटि स्टोइकियोमेट्री अंक पर निर्भर नहीं करता। हाँ, ये भी बात क्या है, सही है, क्योंकि अभिक्रिया की जो कोटि होता है, जो अभिक्रिया कोटि, क्योंकि अभिक्रिया के कोटि यहाँ पर करते हैं हम, अगर अभिक्रिया कोटि यहाँ पे कोटि जो होता है वो होता है उसके सांद्रण के पावर पर निर्भर करता है, उसके स्टोइकियोमेट्री पर। अगर यहाँ पे हम स्टोइकियोमेट्री देखा जाए और यहाँ पे अगर ये 3 होता अभिक्रिया कोटि इस 3 पर, इसका मतलब ये नहीं कि हमें 3 ऑर्डर का अभिक्रिया हो जाए। अभिक्रिया कोटि जो है उसके सांद्रण के पावर के योग पर, यानी कि वेग समीकरण अभिक्रिया कोटि उसके सांद्रण पावर के योग पर निर्भर करता है, यानी कि x प्लस वाई की पावर अगर 1 होगा तो प्रथम कोटि, 2 होगा तो द्वितीय कोटि, अगर भिन्न होगा तो भिन्न वाले कोटि होगा। अभिक्रिया कोटि जो है उसके स्टोइकियोमेट्री यानी कि ये जो स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे देख रहे हैं उसके स्टोइकियोमेट्री पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है, यानी कि ये भी बात क्या है, सही है। उसके बाद देखा जाए अभिक्रिया कोटि एक प्रायोगिक मात्रा, हाँ अभिक्रिया की जो कोटि है ये एक प्रैक्टिकली है, यानी कि इसको हम थ्योरी के हिसाब से, हम थ्योरेटिकल नहीं बता सकते इस अभिक्रिया कोटि। अगर हम यहाँ पे कोई रिएक्टेंट ए है, ए से अगर बी बन रहा है, यहाँ पे थ्योरी से हम यहाँ पे लिख करके थ्योरेटिकल हम नहीं बता सकते ये किस कोटि का अभिक्रिया है जब तक इसके जो है प्रैक्टिकल यानी प्रयोग नहीं हो जाए। तो अभिक्रिया के कोटि जो होता है वो क्या होता है, अभिक्रिया कोटि एक प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकली अमाउंट होता है, वैल्यू होता है, यानी कि ये भी सही है। उसके बाद देखा जाए अभिक्रिया कोटि किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रता के घाताओं का योग होता है। हाँ, अभिक्रिया के कोटि जो है वेग समीकरण, यहाँ पे देखिए वेग समीकरण ये है, वेग समीकरण में जो सांद्रण होता है, सांद्रण के जो पावर का योग होता है वही क्या होता है, अभिक्रिया कोटि कहलाता है। अगर इस सांद्रण के पावर का योग अगर यहाँ पे पावर का योग अगर 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्रथम कोटि, अगर इसकी वैल्यू 0 होगा शून्य कोटि, अगर 2 हो जाएगा तो द्वितीय कोटि, अगर 3 होगा तो तृतीय कोटि अभिक्रिया कहलाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभिक्रिया कोटि जो किसी भी अभिक्रिया के वेग नियम में, वेग व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के, यहाँ पे भावक नहीं यहाँ पे पावर होगा, यानी पावर का योग होता है। हाँ, ये भी सही है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी, सी और डी सही है। इसका मतलब इसमें गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उस अभिक्रिया की कोटि का 18वां क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के आणविकता, आणविकता मतलब मॉलिक्यूलरिटी, इसके मतलब हो जाता है मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी। और मॉलिक्यूलरिटी जो होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है, जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में 3R से कोई बन रहा है 2p प्रोडक्ट बन रहा है, जिसका मतलब है यहाँ पे अगर भी इसके जो स्टोइकियोमेट्री होता है यही क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ पे इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है यहाँ पे 3 हो जाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में
उस अभिकारक के जो मोल्स की संख्या होता है, यानी कि ये जो अणु की संख्या होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। तो आणविकता एक पूर्ण संख्या या तथा पूर्णांक हो सकती है। हाँ, आणविकता जो है एक पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक हो सकती है। इसे अभिक्रिया क्रियाविधि से ज्ञात करते हैं। इस अभिक्रिया के जो है क्रियाविधि से ज्ञात करते हैं। इसमें क्या है, कौन गलत है, इस अभिक्रिया क्रियाविधि से ज्ञात करते हैं। आणविकता किसी एक पद में होने वाले अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अणुओं का योग होता है। यह जो है यानी कि हमेशा एक प्राथमिक अभिक्रिया की कोटि की क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे देखा यह गया है कि आणविकता जो है एक पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक हो सकती है। अभिक्रिया आणविकता एक पूर्ण संख्या, आणविकता हमेशा जो है ये पूर्ण संख्या में होगा। पूर्णांक का मतलब होता है कि माइनस में, ये माइनस में इसका वैल्यू जो है नहीं होगा, यानी कि पूर्णांक का मतलब ये होगा। तो आणविकता एक पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक हो सकती है। इससे अभिक्रिया के अब इसे क्रियाविधि से ज्ञात करते हैं। इसे क्रियाविधि से, हाँ, इसे अभिक्रिया क्रियाविधि से ज्ञात करते हैं। ये भी बात क्या है, सही। उसके बाद देखा जाए आणविकता किसी एक पद में होने वाले अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अणुओं की संख्या में योग होता है। अगर हम यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे 3b बराबर अगर बना रहा है 4d बना रहा है, यहाँ तो आणविकता की बात करें, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स उपस्थित है इस दोनों मॉलिक्यूल्स के योग यानी इसमें तो 5 इसका आणविकता होगा। इसका मतलब कि यह हमेशा एक कह रहा है आणविकता किसी एक पद में होने वाले अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अणुओं का योग होता है। ये भी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उसके बाद डी में यह हमेशा एक प्राथमिक अभिक्रिया कोटि के बराबर होता है, यानी कि आणविकता हमेशा एक प्राथमिक अभिक्रिया कोटि के बराबर नहीं हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो प्राथमिक अभिक्रिया कोटि यानी कि अभिक्रिया कोटि के बराबर होगा, ये गलत बात। ये हमेशा जो है एक प्राथमिक अभिक्रिया के कोटि के जो है ये बराबर होता है। ये भी गलत, ये गलत है। इसका मतलब है कि यानी आणविकता पूर्ण संख्या या पूर्णांक में हो सकती है। ये भी, ये सही है और ये भी सही है। इस अभिक्रिया क्रियाविधि से ज्ञात करते हैं आणविकता किसी एक पद में होने वाले अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अणुओं के योग है। ये भी सही है। यह हमेशा एक प्राथमिक अभिक्रिया की कोटि के बराबर होता है। ये गलत है क्योंकि यह हमेशा एक प्राथमिक अभिक्रिया की कोटि के बराबर नहीं होगा। उसके बाद हम लोग अगर देखें तो 19 यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। अच्छा, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होता है, सबसे बड़ी बात जो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो है ये अर्ध जीवन काल के लिए जो शून्य कोटि अभिक्रिया अर्ध जीवन काल क्या होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो होता है वो क्या होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्ध जीवन काल होता है इसको हम अर्ध जीवन काल का मतलब किसी अभिकारक के अणु को आधा होने में जितना समय लगता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध जीवन यानी कि हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्ध जीवन काल जो होता है, जीवन काल जो होता है वो क्या होता है, a/2k और यहाँ पे k क्या, यहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कांस्टेंट t हाफ बराबर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a का अर्थात जो है यानी कि शून्य कोटि का अभिक्रिया जो साधन पर निर्भर करता है। इस हिसाब से देखा जाए तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल यानी कि t हाफ यानी कि समानुपाती हो जाएगा। ए ऑप्शन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर। और उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम क्रम नहीं, प्रथम कोटि क्रम या ऑर्डर भी कहते हैं। प्रथम कोटि क्रम, ठीक है, प्रथम क्रम इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई क्या होती है? सबसे पहले हम लोग प्रथम कोटि वेग स्थिरांक इकाई कैसे निकालेंगे? जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए है यहाँ पे क्या होता है, वेग समीकरण में हम लोग जानते हैं कि r बराबर k इंटू साधारण की पावर होता है यानी कि x प्लस वाई। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये होता है वेग यानी कि वेग समीकरण की ये होता है व्यंजक। तो वेग समीकरण के व्यंजक में अगर पावर की योग यदि 1 आ जाए तो होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसका मतलब है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए r बराबर k इंटू कॉन्सेंट्रेशन c साधारण की पावर का योग क्या हो जाता है यानी कि 1। ये हो गया प्रथम कोटि अभिक्रिया। यहाँ पे जो r, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन इसका जो मात्रा होता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन इसका मात्रा होता है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन के मोल पर लीटर पर सेकेंड बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा k और कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा होता है यानी कि मोल पर लीटर। देखा जाए तो मोल पर लीटर, इधर का मोल पर लीटर कैंसिल आउट हो जाता है और k का यूनिट यहाँ पे क्या हो जाता है सेकेंड इनवर्स। उस हिसाब से देखा जाए जो प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के जो व्यंजक हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, अर्थात हम लोग देखा जाए ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, मोल लीटर इनवर्स। और सेकेंड इनवर्स जो होता है मोल लीटर इनवर्स
और जो है कहता है जो सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये क्या होता है अभिक्रिया वेग, यानी कि वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होता है। ये क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होता है, यानी कि ये जो है ROR, यानी ROR रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात स्मॉल r की यूनिट, यानी कि जिसको आप कहते हो dx/dt, यानी कि इकाई समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो है मोल पर लीटर पर सेकेंड जो होता है ये रासायनिक अभिक्रिया के जो होता है दर, उसकी यूनिट होता है। यानी कि हम लोग कहा जाए तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थान तो क्या होता है सेकेंड इनवर्स, यहाँ हम लोग निशान देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चल 21 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर चले तो 21 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि जल में H2 + Cl2 सूर्य के प्रकाश और H2 + Cl2 जो है सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में जो है बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, यानी वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। तो जल में जो है H2 + Cl2 जो सूर्य के प्रकाश में बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है और बहुत तेजी से अभिक्रिया करने पर क्या होता है, इसके सारे के सारे समूह क्या होता है खपत बन के HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहता है। तो उस हिसाब, और ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्या है VVIA पूछने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। तो कह कि जल में H2Cl2 जो है सूर्य के प्रकाश की अभिक्रिया कोटि है, तो क्या होता है कि H2 + Cl2 जो है H2 + Cl2 जो अभिक्रिया की जो कोटि हो रही है प्रथम कोटि, याद ही रखना पड़ता है, इसको समीकरण में याद रखना पड़ता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया जो है जल में H2 + Cl2 जो सूर्य के प्रकाश पर अभिक्रिया कर रही है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, इसका मतलब अभिक्रिया में एक कोटि क्या हो जाएगा, ये प्रथम ऑर्डर की रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, अगर किसी अभिक्रिया के वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, किसी अभिक्रिया के वेग निम्नांकित प्रकार से जो व्यक्त होता है, अगर ये वेग बराबर यहाँ पे k बराबर a के पावर 2 और b देते इस अभिक्रिया का कोटि क्या होता है। हम सब जानते हैं कि अभिक्रिया कोटि अगर यहाँ पे रेट r बराबर दे दिया है k × a के पावर 2 और यहाँ पे दे दिया है b, तो नहीं तो पावर इसका 1 होता है। तो अगर हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया कोटि निकालने के लिए उसके सांद्रण के पावर के योग क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे ए सांद्रण है और बी सांद्रण, इसकी पावर का योग देखा जाए तो 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3। इस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा यानी कि अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगा यानी कि 3, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर चले, कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान क्या होगा। अच्छा, T½ का मतलब होता है अर्धजीवन काल। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण को आधा होने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धजीवन काल कहते हैं। और प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो अर्धजीवन काल होता है यानी कि प्रथम कोटि यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्धजीवन काल यानी कि T½ बराबर जो होता है, फॉर्मूला है 0.693 अपॉन क्या हो जाता है 0.693 अपॉन k। और ये जो है ये होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धजीवन काल फॉर्मूला 0.693 अपॉन k। इस हिसाब से देखा जाए 0.693 अपॉन k, जो ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धजीवन काल 0.693 अपॉन k यानी कि ऑप्शन बी का क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर के क्वेश्चन ये कहता है कि कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखाता है। अच्छा, शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे कि हम वेग समीकरण में देखा जाए, वेग समीकरण हम देखें तो r बराबर k × कोई सांद्रण ले लेते हैं हम यहाँ पे c और उसकी पावर यदि 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, शून्य कोटि का अभिक्रिया हो जाएगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर जी मान चले यहाँ पे यानी कि c से कोई प्रोडक्ट b बन रहा है, ये सांद्रण अगर सांद्रण के पावर सांद्रण ये क्या हो जाएगा 0 हो जाए पावर, तो क्या होगा शून्य कोटि का अभिक्रिया। और सांद्रण 0 तब होगा जब ये वाले सांद्रण में क्या इस यहाँ पे अगर ये ग्राफ देख रहे हैं तो ये होता है सांद्रण, ऐसे ये ग्राफ इसका मतलब ये जो सीधी लाइन में ग्राफ दिया इसका मतलब ये हो गया इसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शून्य कोटि अभिक्रिया में सांद्रण तो 0 हो जाए तो परिवर्तन हो रहा है, तभी तो शून्य कोटि अभिक्रिया हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पे बता रहा है कि इसी सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया में ये प्रदर्शित नहीं होगा। यहाँ पे बी नंबर में कह रहा है यहाँ पे कि जो ए में वृद्धि हो रहा है तो समय में वृद्धि हो रहा है, यानी कि समय बढ़ रहा है तो ए भी बढ़ रहा है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया जो है वो समय के क्या होता है, वो समानुपाती नहीं होता है, जिसका मतलब ये क्या होता है गलत हो जाएगा। और यहाँ पे सी नंबर में कह रहा है यहाँ पे समय बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, जिसका मतलब सही बात है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो प्रति यानी कि समय बढ़ने से क्या उसके सांद्रण में कमी आती है, जिसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 25 नंबर हम लोग देखें, यहाँ पे कहता है कि dx/dt
के पावर एच, के पावर के इंटू एच प्लस आयन की पावर एन, और जब पीएच 2 से 1 को करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है तो प्रतिक्रिया कोटि क्या होगा। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रतिक्रिया कोटि क्या होगा, यहाँ पे कैसे हम लोग जानते हैं प्रतिक्रिया कोटि। तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है पीएच अगर 2 है, जिसका मतलब है इसके सांद्रण क्या हो जाएगा 10 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सांद्रण यहाँ पे 10 के पावर 2, अगर 1 है जिसका मतलब इसका सांद्रण क्या हो जाएगा 10 के पावर 1। तो इस हिसाब से देखा जाए तो dx by dt ये होता है सांद्रण, dx by dt बराबर करा के k इंटू एच प्लस सांद्रण की पावर n। यहाँ पे ये देखा गया कि अगर सांद्रण क्या होता है 100 से अगर यदि 10 हो जाता है, यानी कि h प्लस के यहाँ पे देखा जाए तो k इंटू और h प्लस की जगह पर हम ले लेते हैं 10 के पावर क्या हो गया n। यहाँ पे रेट ये होता है रेट, रेट 100 गुना होने के इसका मतलब n का मान क्या रखे जो रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा। n के मान यहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो n का मान ही क्या अभिक्रिया कोटि को प्रदर्शित करेगा, और सांद्रण के पावर वियोग ही क्या होता है अभिक्रिया कोटि होता है। तो n के मान क्या रखेंगे, कहने का मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो n यहाँ पे h प्लस अगर देखा जाए n के मान क्या हो जाएगा क्या रखे जो क्या हो जाएगा पाइए यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 10 के पावर अगर 2 रखेंगे जिसका मतलब है इस देखा जाए तो यदि dx by dt k इंटू एच प्लस सांद्रण की पावर n, और जब pH 2 से 1 हो जाता है करने पर प्रतिक्रिया का 100 गुना हो जाता है तो प्रतिक्रिया कोटि क्या हो जाएगी। अच्छा pH 2 से 1 यानी कि अगर pH 2 है तो उसका सांद्रण 10 की पावर 2 होगा, अगर pH 1 है तो उसका सांद्रण 10 की पावर 1 होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब है कि यानी कि यहाँ पे dx by dt k इंटू एच प्लस आयन की पावर n। तो यहाँ पे देखा जाए तो n के मान क्या रखेंगे, यहाँ पे r बराबर क्या हो जाए 100 हो जाए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो n के मान अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा r की वैल्यू 100। इसका मतलब है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा कि दूसरे को क्लियर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 26 नंबर में क्वेश्चन ये कहता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया ए से प्रोडक्ट बी के लिए अभिक्रिया की यानी अभिक्रिया की 0.01 मोलरिटी सांद्रता पर सांद्रता मैंने कंसंट्रेशन अभिक्रिया का वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया है 0 वेग यानी कह रहा है कि 2.0 गुना 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स पाया जाता है। अभिक्रिया के अर्ध आयु क्या होगा। यहाँ पे अभिक्रिया के अर्ध आयु कह रहा है, यहाँ पे देखा गया है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया तो यहाँ पे प्रथम कोटि है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु यानी कि टी हाफ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.693 अपन क्या होता है के। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें के का मान मालूम करना पड़ेगा। किसका मान मालूम करना पड़ेगा, के का मान। तो के का मान तो यहाँ मालूम नहीं है। यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे सांद्रता यानी कि m के वैल्यू सांद्रता c दे दिया, यहाँ पे 0.01 m दे दिया है। और उस हिसाब से देखा जाए यहाँ पे वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे r की वैल्यू दे दिया है यानी कि 2.0 गुना 10 के पावर -5 यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसका यूनिट होता है रेट के लिए, रेट का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे के पहले सबसे पहले के निकाल देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वेग समीकरण से कि r बराबर जो फॉर्मूला होता है के इंटू वो क्या होता है प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के सांद्रण की पावर वैल्यू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो r की जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दे दिया 2 यानी कि 2 गुना 10 के पावर -5 दे दिया है। और यहाँ पे के का मान निकालना और c का वैल्यू दे दिया है के गुना c का वैल्यू दे दिया है 0.01 m। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे के का यदि मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर -5 बटे क्या हो जाएगा 0 यानी कि 0.1। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको ऊपर जाएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 10 के पावर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो के का वैल्यू आ जाएगा 2 गुना 10 के पावर यानी कि क्या आ जाएगा यानी कि 2 घट जाएगा, इसमें 2 जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा -3। ये हो जाएगा क्या प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इसका सेकेंड इनवर्स होता है के का 2 गुना 10 के पावर -3 सेकेंड इनवर्स यानी कि उसका के का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे अर्धजीवन काल की निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर 0.693 अपन क्या हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर -3 को सॉल्व करे तो ये वैल्यू जो आता है इसको अगर ये वैल्यू आता है यानी कि इसको अगर हटाएंगे
इसको हम लोग यदि सॉल्व करें तो ये जो वैल्यू आएगा 0.693, 2 गुना और 10 की पावर ऊपर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस 3, और इसको हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा बोलो 1000। 1000 10 की पावर 3 से कट जाएगा, इसका मतलब बराबर में आ जाएगा 693/2, जो लगभग बराबर हो जाएगा 347 यानी सेकेंड। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखा ये गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के कि कोई अभिक्रिया A प्लस B उत्पाद के लिए अभिक्रिया की दर R बराबर K की पावर 1 B की पावर 1 द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि अभिक्रिया कोटि निकालने के लिए साधारण के पावर का योग कर देते हैं, इसका पावर 1 इसका पावर 1 क्या होगा 2, यानी कि 1 1 2 साधारण के किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कोटि हो तो उसके साधारण के पावर का योग होता है, 1 + 1 = 2, इसका मतलब हो ये हो गया आंसर नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा। 28 नंबर क्वेश्चन में देखा जा रहा है कि 2N2O5 यानी कि डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को यानी कि 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए वेग स्थिरांक यहाँ पे वेग स्थिरांक जो है सेकेंड इनवर्स से हम लोग पता चलता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मतलब के यानी कि किस अभिक्रिया के जो के का वैल्यू जो सेकेंड इनवर्स होता है तो वो होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसका मतलब है यहाँ पे अभिक्रिया जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो प्रथम कोटि सेकेंड इनवर्स ये हमको पता चला है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ही के का यूनिट क्या होता है सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब यहाँ पे के का वैल्यू मेरा कितना दे दिया है, के का जो वैल्यू यहाँ पे दे दिया है वो दे दिया है कितना, यानी कि 2 पॉइंट, यहाँ पे के का वैल्यू जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि अभिक्रिया के N2O5 से 4N2 + O2 के ये वेग स्थिरांक का मतलब हो गया है यानी कि के, ये के का वैल्यू दे दिया। और सेकेंड इनवर्स इसका मतलब ये क्या है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के का वैल्यू दे दिया है 3.010⁻⁻⁻⁷ सेकेंड इनवर्स। और वेग अभिक्रिया के लिए वेग मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, आर का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है यानी कि 2.4 गुना 10 के पावर यानी कि -5 मोल लीटर इनवर्स, और क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स दे दिया। तो उसके बाद ये देखा गया है तो N2O5 की सांद्रता मोल पर लीटर में क्या होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होगा कि साधारण के पावर के योग क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1। इसका मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो R बराबर क्या होता है वेग संरक्षण इनटू और जो हमारी जो अभिक्रिया जो सांद्रण है N2O5 है उसके पावर का योग 1 होगा क्या प्रथम कोटि, क्योंकि यहाँ सेकेंड इनवर्स हम पता कर लिए हैं, यहाँ पे सेकेंड इनवर्स यूनिट, इसका मतलब ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ही के का यूनिट क्या होता है सेकेंड इनवर्स। तो के बराबर क्या हो जाएगा N2O5 की पावर क्या हो जाएगा 1। उस हिसाब से देखा जाए यहाँ पे सांद्रता ही वाट, यही वैल्यू मांग रहा है वाट। तो आर के वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, आर के वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 2.4 गुना 10 के पावर -5, और यहाँ पे के का जो वैल्यू दिया हुआ है वो जरा सा हम लोग देख लेते हैं। जो के का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है यानी कि 3 गुना 10 के पावर -5 नहीं, आप गुना पे क्या हो जाएगा N2O5, उस हिसाब से देखा है 10 की पावर 5 10 की पावर कट जाएगा, और यहाँ पे जो है N2O5 यानी सांद्रण के जो निकालने के लिए जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा यानी कि 2.4 अब क्या हो जाएगा 3 दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, ये 8 मरते में कट जाएगा, अर्थात 8/10 मतलब 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो है 0.8 इसमें है, 0.8 ऑप्शन नंबर डी इज द क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की ओर हम लोग अभी चले, 29 को अगर हम चले यदि किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता 2 गुना कर कहता किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता अगर 2 गुना कर दिया जाए उसकी अर्ध आयु 2 गुना हो जाती है तो अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगा। तो कहना कि अभिक्रिया कोटि हो जाएगा, तो सबसे पहले जो है कि होता क्या है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया जो है वो अपने सांद्रण प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला अर्धजीवन काल होता है कि T हाफ बराबर होता है 0.693 अपन क्या होता है के, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, और सांद्रण निर्भर कौन करता है
शून्य कोटि की अभिक्रिया। इस हिसाब से देखा जाए किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता 2 गुना हो जाए तो प्रथम कोटि तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर कर ही सकता है, और चाहे 2 गुना हो जाए सांद्रण की 3 गुना हो जाए 4 गुना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। और करता है कौन सा निर्भर, तो शून्य कोटि का अभिक्रिया, क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जीवन काल के लिए जो फॉर्मूला होता है यानी कि T बराबर A/2K होता है। T बराबर A/, यानी कि T हाफ बराबर होता है A/, क्या होता है 2K होता है, A/2K, यानी कि प्रथम कोटि की शून्य कोटि अभिक्रिया जो सांद्रता पर निर्भर करता है। अगर शून्य कोटि अभिक्रिया करा कि यदि किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी अर्धचालक 2 गुना हो जाती है, अभिक्रिया कोटि क्या हो जाता है, प्रारंभिक सांद्रता अगर 2 गुना कर दी जाए तो 2 गुना कर दी जाए तो अभिक्रिया की कोटि क्या होता है 2 गुना, अभिक्रिया की कोटि 2 गुना हो जाता है। जिसका मतलब है यदि किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता 2 गुना कर दी जाए तो उसके जो है अर्ध आयु 2 गुना हो जाती है। जिसका मतलब क्या होता है ऑप्शन नंबर 1 शून्य कोटि का अभिक्रिया ही सांद्रता पर निर्भर करता है और प्रथम कोटि अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। चाहे सांद्रता 2 गुना हो जाए या 3 गुना हो जाए या 4 गुना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि शून्य कोटि का अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर करता है। इस तरह देखा ऑप्शन नंबर 1 क्या राइट आंसर, ये तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, शून्य ऑप्शन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में देखते हैं कि वो है यानी कि अभिक्रिया ए यानी कि रिएक्शन ए जो है अभिक्रिया ए से बी बन रही है, यानी कि रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बी बना, अभिक्रिया का दर 2 गुना हो जाती है। अगर प्रतिकारक का सांद्रण 4 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया कोटि क्या हो, अभिक्रिया कोटि क्या होगी। तो हम लोग वेग समीकरण में ये जानते हैं कि R बराबर हम लोग ये जानते हैं कि K इंटू और C के पावर हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई। अगर x प्लस वाई के मान 1 होगा तो प्रथम कोटि x प्लस 2 के, अगर x प्लस वाई के मान अगर 2 होगा तो द्वितीय कोटि, और x प्लस वाई के मान अगर 1/2 होगा तो वहाँ मतलब अर्ध यानी कि अर्ध कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। इस सब देखा जाए यदि किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी अर्धायु अभिक्रिया A प्लस B में जो है A प्लस B अभिक्रिया के दर अगर 2 गुना हो जाते हैं तो अगर प्रतिकारक का सांद्रण 4 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया के जो है वो क्या कहते हैं कोटि क्या होगा। इस जगह पे देखा जाए तो सी की जगह पे हम लोग क्या यूज कर लेते हैं तो सांद्रण क्या कहता है, सांद्रण करा के अभिक्रिया के दर 2 गुना हो जाता है, अभिक्रिया के ये दर 2 गुना हो जाएगा। ये दर 2 गुना कब होगा, 2 गुना हो जाएगा, कह रहा है 2 गुना कर दिया जाए तो अगर प्रतिकारक सांद्रण 4 गुना, प्रतिकारक का सांद्रण तो ये है तो प्रतिकारक के सांद्रण यानी कि R बराबर K इंटू A के सांद्रण क्या हो रहा है, सांद्रण कितना कर रहा है 4 गुना, तो जो 4 गुना होगा वो पावर में चले जाता है। तो पावर यहाँ पे क्या हो गया है यानी कि 4, पावर यहाँ पे क्या हो गया यानी कि पावर ये 4 गुना हो जाएगा। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के किसी रासायनिक अभिक्रिया A से B बन रहा अभिक्रिया के दर 2 गुनी हो जाता है। अगर प्रतिकारक का सांद्रण 4 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया की कोटि क्या होनी चाहिए। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होनी चाहिए, अगर सांद्रण को सांद्रण को यदि 4 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाए, सांद्रण 4 गुना, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 4 है तो 4a, तो क्या इसके पावर पर x प्लस वाई के जगह पर हम क्या रखें, ये r का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 4a 4 जो है ये 4 2 तभी होगा जब इसके पावर हम क्या रखेंगे हाफ, क्योंकि हाफ का मतलब होता है रूट, और जब रूट 4 की जब हम रूट यानी कि वर्गमूल निकालेंगे 2 बार 2, उस हिसाब से देखा जाए यानी कि 4a यानी कि अर्थात हम लोग ये कहेंगे कि 4a के पावर अगर हम लोग 1/2 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, जो r क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आज हम लोग जो है यही तक रहेंगे। अगर हमारे वीडियो आप सभी को अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।